ये आपकी एसक्यूएल है, वो एक एसक्यूएल क्यूरी लैंग्वेज है, लेकिन इससे आप वो जो प्रोसीजरल लैंग्वेज जिसमें आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर, इफ, लूप्स, वो चीज़ें इसमें तो नहीं है, तो नॉन प्रोसीजरल। अच्छा, मतलब वो चीज़ें इसमें हम यूज़ नहीं करते। हाँ, मतलब ये एक क्यूरी है, सही। उस तरीके से लिखेंगे लाइटिंग। ठीक। अच्छा, एक लोकल डेटाबेस और रिमोट डेटाबेस, हाँ, क्या फर्क है कुछ? यहाँ पे लिखा हुआ देखें, यहाँ पे ये लिखा हुआ है फीचर ऑफ ISQ एसएस लोकल डेटाबेस और रिमोट डेटाबेस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो आपकी ICQ प्लस है, लोकल डेटाबेस वो होती है जहाँ पे वो होती है कि अगर जब आपने लॉगिन दिया स्पॉट एंड टाइगर, तो जब आप उससे कनेक्ट होंगे, चाहे आप जहाँ मर्जी बैठे हों, अगर आप डायरेक्ट कनेक्शन उससे मांगेंगे तो वो होगी आपकी लोकल एक्सेस। फिर एक ये भी होता है कि अगर आपकी कंपनी में 2 डेटाबेसेस हैं, अलग-अलग मशीन पे इंस्टॉल्ड है, अच्छा, एक डेटाबेस के अपने टेबल थे और एक डेटाबेस के अपने टेबल थे, ठीक है। अब आप एक डेटाबेस को एक्सेस कर लेते हो स्पॉट टाइगर से, ठीक है, और जब आप एक्सेस कर लेते हो तो उसके टेबल तो एक्सेस कर ही रहे हो, साथ में जो आपकी जो एक और डेटाबेस को बोलते हैं रिमोट डेटाबेस, उसके भी टेबल उसी में एक्सेस कर सकते हैं। उसी एसक्यूएल, हाँ, उसी उसी जिस डेटाबेस पे आप कनेक्ट हुए हैं ना, जिस लॉगिन से, उसी लॉगिन के अंदर ही आप दूसरी रिमोट डेटाबेस के टेबल्स, ऑब्जेक्ट्स एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, ये कनेक्टिविटी। चलो बाय, चलो ऊपर चले जाओ। ये कनेक्टिविटी जो है ये इसके नेटवर्किंग के थ्रू होती है या ये भी कॉन्फ़िगर करना पड़ता है? ये जो आपकी कंपनी में इस किस्म की जो है कॉन्फ़िगरेशंस कि आप एक लॉगिन से बैठ के दूसरी डेटाबेस को एक्सेस करना और उसको बोले कि रिमोट डेटाबेस, तो ये इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करता है, जो एक और आपका कोर्स है दूसरा। आपका डेवलपर ट्रैक है ना, आपका डेवलपमेंट पे फोकस है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन पे। अब एक कंपनी में मल्टीपल डेटाबेसेस हैं, उनकी जो मैनेजमेंट है, उनके बैकअप है, सिक्योरिटी है, परफॉर्मेंस है, और जो इस तरह के कनेक्शन हैं, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटाबेस है। SQL does not allow manipulation. जी, ISQL manipulation। हाँ, मैनिपुलेशन नहीं कि डेटाबेस में कोई चेंजेस वगैरह। तो ISQL प्लस नहीं, ISQL प्लस करते कमांड्स हैं, होती हम हैं। करते हैं। अच्छा, ISQL प्लस कमांड जितनी भी कमांड्स है वो डेटाबेस में चेंज नहीं लाती। अच्छा, मतलब जैसे एसक्यूएल की कमांड जो आगे आप पढ़ेंगे, इंसर्ट, रीड, अपडेट, वो तो लाती लाती है। वो तो SQL की है सारी, और इसके अलावा लूप्स वगैरह वो भी नहीं लाती। वो प्रोसीजरल इसमें हम काम नहीं कर सकते। एसक्यूएल तो एक क्यूरी लैंग्वेज है, बस क्यूरी को एक्सेस। ये रिकॉर्डिंग का फायदा हो रहा है? जी सर, मैंने इसको रिकॉर्ड करके ये देखें, ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। करके परफॉर्म भी करता गया और सही नोट भी करता गया। तो मुझे पूरी ठान ली आप जब तक पास करते हैं। बस अभी बिल्कुल डेडिकेटेड हो गए कर रहा हूँ, कोई काम नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा था और ISQL कमांड डेटाबेस डेटाबेस को एक्सेस नहीं करते, नहीं करते। हाँ, ये बहुत सारे टू पढ़ना किताब स्लाइड्स खोलें, स्कूल फाइल जब आके ना, जब मैं लेट हो जाऊँ ना, तो बाद तो लैपटॉप ऑन करके स्कूल फाइल ऑन करके रेडी रखा है। स्कूल नहीं है, मैं बता
ये मैं रिकॉर्डिंग वगैरह हाँ ऊपर है। हाँ ठीक है। इसका भी आपको फायदा दे दोगी? नहीं, मैंने वैसे इसके रिजल्ट तो नहीं देखा। हाँ तो क्योंकि वहाँ पर रिकॉर्डिंग थी ना, तो मैं बस उसके साथ साथ हाँ उसे साफ करते उसे पास करके फिर पूरे परफॉर्म करता था, और जो क्वेश्चन दूसरे होते थे उस तरह एलिमेंट वगैरह, हाँ। जैसे कि इसका आंसर क्या होगा, अच्छा इसका क्या होगा, वो भी ठीक चेक करते थे। तो वह चीज़ एक्स्ट्रा क्या बोलेंगे? ये खुद कर लो। अच्छा जी, चैप्टर 2 रिस्ट्रिक्टिंग एंड सॉर्टिंग डाटा। इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है होल क्या है कि आप एक यूजी ऐसी लिखेंगे जिसमें आप लिमिटेड टू स्पेसिफिक रोज को देखेंगे। जो मैंने टर्म यूज की सिलेक्शन, प्रोजेक्शन हमने पढ़ ली, तो इसमें कॉलम्स वगैरह थी। अब सिलेक्शन का है जो जो आपके रिकॉर्ड नजर आते हैं उनको सॉर्ट करना, और अपने ICQ प्लस में एम्परसेंड का इस्तेमाल करना, उसके आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट करना, ये चीजें हमारे। अच्छा भाई, लिमिटिंग रोज आप यही एक एम्प्लॉयज का टेबल है, उसमें से आप वो एम्प्लॉयज जिनका डिपार्टमेंट 19 है, तो हम क्या करते हैं फिर कि उसके लिए आप यहाँ पे वेयर क्लॉज लगाएंगे, फॉलो द फ्रॉम क्लॉज। ठीक है, अभी तक हम सिलेक्ट क्लॉज पढ़ चुके हैं, फ्रॉम क्लॉज पढ़ चुके हैं, अब हमें आज क्या पढ़नी है, वेयर क्लॉज। ठीक है, क्या कर रहा है, ऐसे रिकॉर्ड जिनमें आईडी, ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूँ स्टैटिक फ्रॉम EMP वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 30। ये वो ठीक है, वो एम्प्लॉय है जिनका डिपार्टमेंट 30 है। अब आप यहाँ पे कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं कि select select from EMP where जिनकी सैलरी लेस देन है 2000 या ऐसे एम्प्लॉय जिनकी सैलरी नॉट 2000 से लेस देन है। ठीक है, तो तुम्हें नॉट का लगा, ठीक है। इसी तरह आप बहुत सारे ऑपरेटर लाइक ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये 2000 भी हो और 2000 से ज्यादा भी हो, तो वो एम्प्लॉय आ गए। ठीक है, तो इसके लिए ऑरेकल आपको डिफरेंट अच्छा, ये तो हो गया न्यूमेरिक डाटा। अगर आपका कैरेक्टर डेटा अगर आप फिल्टर कर रहे हो, वेयर जिसकी जॉब इज इक्वल टू ऐसे एम्प्लॉय जिसकी जॉब क्या है, मैनेजर है, कोई रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि डेटा केस सेंसिटिव होता है। क्योंकि आपके टेबल में डेटा जो है वो जॉब जो है अपर केस में स्टोर है डेटा, तो जिस केस में स्टोर है उसी केस में उसको देंगे। तो वो एम्प्लॉय जिनका, अच्छा, जो आपका करेक्टर डाटा है उसको स्ट्रिंग में लिखना है, सिंगल कोट्स में। इसी तरह अगर आपका डेट डाटा है, ऐसे एम्प्लॉय लेट्स डायरेक्ट फ्रॉम EMP वेयर, इसका हम कहते हैं हाई डेट का ही
कि क्या है, कोई भी आप कह दें ऐसे एम्प्लॉय जिसकी डेट जो है वो है 2/02 कोई भी ले लें, April-81। ऐसे एम्प्लॉय जिनकी जिनकी हायरिंग डेट क्या है 2 April 81। तो डेट कंपल्सरी है हमारी डेट इसी फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पे कि डिफॉल्ट डेट फॉर्मेट इज टीडी डेट मंथ हो गया, आर ईयर रहेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि इसके साथ जो सेंचुरी लगा वो भी लगा सकते हैं। ऑफ कोर्स 19 कंसिडर होगी। आपको पता है कि जब 2000 आया था तो कंप्यूटर में एक बग था, बग अरेज हुआ था कि अभी तो वो उसने सॉल्व कर लिया है। उस वक्त क्या होता था कि अगर मैं इसके साथ सेंचुरी नहीं लगाता था ना तो वो उसको लेके जा रहा था 20। अगर आप पुरानी ऑरिकल 8 की बात करेंगे ना, जब ये मसला सॉल्व नहीं हुआ था, जब आप 2000 में बग आया था कि आप जब इसको डेट जब आप एंटर करते थे ना ऐसे 81 तो उसको क्या लेता था 2081। करंट 2020 की हाँ, उस वजह से ये बग था। फिर उस वक्त ऑरिकल 8 में जो उसका जो डिफॉल्ट डेट का फॉर्मेट था वो था dd-m1-yy था। उसमें इशू यही था कि अगर हम 81 लिख रहे थे तो वो उसको 2000 लेके जा रहे थे। तो ऑरिकल ने आगे जो 9i और 10g में उसका फॉर्मेट डिफॉल्ट क्या कर दिया आ रहा कि वो इस किस्म का कर दिया फॉर्मेट कि वो खुद सेंसिटिव है, खुद सेंस कर लेता है कि आपने क्या दिया है, 81 दिया है तो अफकोर्स क्या होगा 1981 होगा। वो ये फर्क है। हालांकि हम इसको पहले यही कहते थे dd-m1-yy, लेकिन ऑरिकल कॉर्पोरेशन ने वो जो बग को दूर करने जो बग था उसको डिबग किया और उसको यहाँ पे वाले की जाए क्या कर दिया आर उसका फॉर्मेट है, बस जस्ट उसने वाई को नहीं रखा ना, और उसने कि ये थोड़ा इंटेलिजेंट इसको इस तरह से ये वो सारे ऑपरेटर्स हैं जिसमें आप कंडीशन दे सकते हैं, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, ये नॉट इक्वल टू भी दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे from PMP where shop not equal to capital salesman। ठीक है, जो सेल्समैन नहीं है बकाया सभी जॉब कार्ड है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑपरेटर है बारी बारी, जैसे ये दिया हुआ कंपैरिजन पर लग गया होगा आपको। ठीक है, ये बिटवीन का रेंज में दे सकते हैं आप, बिटवीन में रेंज दे सकते हैं आप, रेंज को दे सकते हैं। इसमें जो बाउंड्री पोजीशन लोअर बाउंड्री एंड अपर बाउंड्री, आप यहाँ पे कहेंगे कि सेल बिटवीन क्या है 1000 एंड 2000 की रेंज, वो इसमें 1000 भी शामिल होगा, 2000 भी शामिल होगा और एक बिटवीन। अच्छा, बिटवीन में ये हमारे पास 1000 और 2000 भी होगा। तो इसका सेंटेंस रहता है कि इसमें आप लोअर लिमिट देते हैं और अपर लिमिट। इसी तरह यहाँ पे आप ये जरूरी नहीं कि खाली नंबर पे अप्लाई करें, ये आप इसको टेक्स्ट डाटा के ऊपर भी या डेट डाटा के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं कहता हूँ ऐसे हायरिंग डेट जिनकी 1987 में जिन लोगों की हायरिंग हुई थी मुझे वो दिखाए बिटवीन। अब जब भी डेट लिखेंगे सिंगल कोट लिखेंगे और उसका ख्याल रखेंगे जो फॉर्मेट है क्या है। आप चाहते हैं अफकोर्स फर्स्ट आपने 87 का देखना है ना, तो आप क्या देंगे 1 जनवरी। ठीक है, 81 कंप्यूटर खुद सेंस कर लेगा और आपकी वजह से कि ये इसको 19 में लेके जाना है। एंड 31 हमें पता है दिसंबर, और हमने चलो 81 दे दिया, 81 में ले लेते कितनी है। ये सारे एम्प्लॉय जिनकी हायरिंग 1981 में हुई। तो कैरेक्टर में किस तरह हम कर सकते हैं? आई मीन के कैरेक्टर में वो फिर अल्फाबेटिकली देते हैं, अल्फाबेटिकली जैसे हाँ हायर डेट विद A to Z। हाँ A to Z। ठीक है, इस तरह कर सकते हैं। एग्जांपल दे दो भाई।
ये नहीं हो रहा कि static from वर्ड तो ENP हमेशा डिफरेंट अल्फाबेट्स होते हैं ना। where मैं ये कहता हूँ कि वो तो यहाँ पर फॉर्म where अच्छा कोई ई नेम ले लेते हैं, ठीक है, ई नेम वेयर यहाँ पर लेते हैं ए एंड, लेकिन इसमें मुझे ऐसे आएगा नहीं, ठीक है, क्या लिखा है कि 1 2 3 4 1 2 3 4 5 है, 5 ही है, 3 और 2 5 ठीक है। अच्छा इसमें ये भी एरर भी आ सकता है, जैसे हम नहीं नहीं एरर कर रहे हैं नहीं है, वो मैं 6 यहाँ वाला पे होगा उसको काउंट नहीं करेगा। हाँ मैं यहाँ पे देखता हूँ कोई भी एक्स 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 तो वो जो है सारे आ जाएंगे, सही बिटवीन में लगाया ना, सारे ही आ गए, लेकिन रिकॉर्ड 12 कितने आए, 12 दो नहीं आए, ठीक है, तो फिर इसी रेंज में वो फॉलो करते हैं। इसी तरह आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप मल्टीपल, जब आप कह सकते हैं कि स्टैटिक फ्रॉम ENP वेयर ई ने मुझे वो रिकॉर्ड दिखाया जिसका नेम जो है वो मिलर है, सिंगल वो स्लाइड है उसमें उसका एरर होती है, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मल्टीपल डिवीजन आ जाती है कि फ्रॉम ENP वेयर इन का ऑपरेटर दे देते हैं, ये मल्टी रो ऑपरेटर्स होते हैं, बिटवीन का, इनका, मुझे इसमें से स्कॉट भी ढूंढे, मुझे इसमें से आसिम भी ढूंढे, इसमें से फॉर्ट भी ढूंढे, इसमें से किंग भी ढूंढे, मैंने क्या देखी मल्टीपल कंडीशंस दे दी ना, तो उसे सिर्फ खाली जितने मिल गए दिखा दिए, बकायद दो दिए, 3 मिले तो 3 दिखा दिए, तो इस तरह आप जो है वो इनका भी देख सकते हैं। लाइक का यहाँ पे है डायरेक्ट फ्रॉम ENP वेयर, और यहाँ पे कहते हैं कि ई नेम लाइक, कि ऐसे रिकॉर्ड जो एस से स्टार्ट हो रहे हैं, परसेंटेज, कोई भी कैरेक्टर हो सकते हैं, मैनी कैरेक्टर, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से हो, एस से, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहूँ ऐसे रिकॉर्ड जिनका शुरू कोई हो लेकिन एंड पे खत्म हो रहे हो, वो भाई जिनका एंड के मेन के एंड में क्या आ रहा है, एन आ रहा है, ऐसे रिकॉर्ड जिनकी जो जॉब है लाइक सेल्स है, उस तरीके से ठीक है, जिनकी जॉब जो है लाइक सेल्स है वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक इसमें दो तरह के पैटर्न यूज किए जाते हैं, एक परसेंटेज का होता है, एक अंडरस्कोर का होता है, दोनों में क्या फर्क है, जो परसेंटेज होता है वो मैनी कैरेक्टर या जीरो कैरेक्टर सर्च करता है, 1 या 2 या 3, वो अंडरस्कोर एक कैरेक्टर सर्च करेगा, फ्रॉम ENP वेयर ई नेम लाइक, इसके शुरू में हमें पता हो कि P आ रहा हो, आगे का पता नहीं है, लेकिन ये है कि थर्ड लेटर जो है वो R हो, परसेंटेज, P पहला हो, दूसरा हमें नहीं पता, तीसरा क्या कंफर्म हो, R हो, और उसके बाद जो मर्जी हो, तो टर्नर मिल जाएगा, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं कि मैं कहता हूँ कि रिकॉर्ड क्या हो, S हो, ये इस तरह का हो, कि दो करेक्टर जो है अंदर कोई भी हो सकता है, लेकिन थर्ड जिनका लाजमी क्या आ रहा हो, सॉरी फोर्थ करेक्टर P आ रहा है,
तो अगर यहाँ पे परसेंटेज दे दें तो भी कर देगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा नाम भी इंक्लूड कर देगा। हाँ, लेकिन हमें तो चाहिए कि इनके फोर्थ लेटर पे डी होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा एक है ऐसे एम्प्लॉय, अगर आप और देखेंगे यहाँ पे जो अपनी कंपनी को सेल्समैन है ना, वो लोग कमीशन ले रहे और कोई कमीशन नहीं ले रहे। सेल्समैन ही कमाते हैं ना कमीशन, तो क्या इनमें ऐसे एम्प्लॉय जो कमीशन नहीं ले रहे, तो ये जिनकी मैं कहता हूँ कमीशन इज इक्वल टू क्या हो, नल हो। ये नल ही है ना, ये नल तो मैं डिफाइन किया, नल इज नथिंग अनडिफाइंड, यानी कि ऐसे लोग जिनकी कमीशन क्या है, नल है। या अगर मैं कहूँ तो यही कहूँगा ना एम्प्टी स्पेस, लेकिन ये तो ऑरिकल में इसका कुछ और मतलब है, ठीक है। और अगर मैं सपोज ये क्या ही देता हूँ, एक नल का ये भी तो होता है ना, कीवर्ड इस तरह लिखते हैं आप। हाँ, नहीं समझ पा रहा हूँ, हालांकि ऐसे रिकॉर्ड तो हैं वीडी में ये नल लिखिए। हाँ ठीक है, और फिर अगर मैं नल लिख दूँ तो तब क्या कहता है, तब भी कहता है कुछ नहीं। उसके लिए नल के साथ कंपेयरिंग करने के लिए जब नल के साथ कोई भी चीज कंपेयर होती है वो नल हो जाती है, इसलिए इसको वो स्पेशल ऑपरेटर देता है इज नल, जिनकी कमीशन क्या हो, इज नल हो। ये इज नल का ऑपरेटर, ये सिर्फ कमीशन के साथ, ये वो अप्लाई जब विदाउट सेल्स में, लेकिन नल में हम कुछ भी नल ही हो जाता है। अगर अब आपकी कंडीशंस मल्टीपल हो जाती हैं तो फिर क्या करते हैं, उसको एंड और के साथ एडेबल कर देते हैं, लेकिन नल को किसी के साथ कंपेयर नहीं किया, कंकैटिनेट कर सकते हैं। हाँ ठीक है, आप इस तरह कह रहे हैं सिलेक्ट ईमेल दिस वन करके देंगे, नल नहीं कौन यही देता हूँ क्या है। अच्छा, अगर आपकी जब मल्टीपल कंडीशंस आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं, एंड और के साथ मैं कहता हूँ ऐसे एम्प्लॉय फ्रॉम ईएमपी जिनका डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू क्या हो 20 हो, एंड इनकी जॉब क्या हो, एनालिस्ट। दो कंडीशन ट्रू होंगी तो आए, अगर दोनों में कोई एक भी फॉल्स हो जाए, अगर तो पहली फॉल्स हो गई तो अगली से पढ़ने की जरूरत ही नहीं क्योंकि एंड है, और अगर पहली ट्रू हो गई फिर वो अगली भी चेक करेगा ट्रू है कि नहीं है, मतलब इसमें दूसरी कंडीशन बिल्कुल भी रन नहीं होती। हाँ, अगर पहली फॉल्स हो गई तो आगे चलने का फायदा क्या है उसका, ठीक हो गया। लेकिन जो है आप और के केस में ऐसा नहीं है, और के केस में लैंग्वेजेस में कुछ ऐसे भी कीवर्ड होते हैं कि एंड अगर पर्सनल कॉल हो भी जाए तो दूसरी को, वो तो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज नहीं है इसमें, नहीं इसमें नहीं, ठीक है। इसमें जो है अब आप अगर क्या लगाएं, और लगा दें, ठीक है, तो क्या हुआ, अगर पहली फॉल्स है तो फिर दूसरी पड़ेगा, और अगर पहली ट्रू हो गई है तो अगली भी पड़ेगा। अच्छा, तो पहली मिल गई तो बात है ना, क्योंकि दोनों में से कोई एक होनी चाहिए ना, अगर पहली उसको मिल गई तो अगली पढ़ने की जरूरत क्या है, हाँ अगली पहली फॉल्स हो तो फिर अगली पड़ेगा, ठीक है। तो ये एंड और नॉट के साथ मैंने बता ही दिया, नेक्स्ट डायरेक्ट फ्रॉम ईएमपी वेयर नॉट इन, इसमें मैनेजर्स ना हो, सेल्समैन ना हो, नॉट इन, इनके साथ जहां आप इन यूज करते हैं ना वहां पे आप क्या मिस्टेक है, वेयर भाई कॉलम किसके साथ करना है, जॉब। अब पेपर में पूछ सकता है कि वेयर क्लास के कितने कंपोनेंट्स हैं, व्हाट कॉलम, इस पे आपने सर्चिंग करनी है, ठीक है। व्हाट ऑपरेशन क्या करना है, और वैल्यू, ये पेपर में सवाल हो जाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल, ऐसे लोग जिनकी सैलरी 10,000 या उससे ज्यादा हो और मस्ट जॉब लाइक क्या हो, जिनकी जॉब में क्या मैनेजर मैन आ रहा है, ठीक है। हाँ, वो उसका मतलब है कि स्टार्टिंग में कोई पता नहीं और एंड में पता नहीं, ठीक है। उसके बाद है ऐसे, अब उसी को उसने और भी कर दिया तो रिकॉर्ड बढ़ गए, पहले रिकॉर्ड 2 आए, कितने आए, रिकॉर्ड बढ़ गए, आपके एक रिकॉर्ड आ रहे। तो ये जो आउटपुट आ रहा है ये सारा IC2 प्लस पे, आप बेशक मैं यहाँ पे कह रहा हूँ C2 प्लस पे, आप प्रैक्टिस उससे चली जाएगा ताकि पेपर का
अगर पेपर जो पूछ रहे हैं तो IC2 प्लस से ही पूछेगा, तो उस एनवायरमेंट से अगर फेमिलियर होंगे ना तो आसानी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन दोनों फर्क कोई नहीं है, लेकिन कुछ कमांड्स उधर नहीं चलती, जैसे एडिट कमांड ED वहां नहीं चलेगी किधर IC2 प्लस में, वो से रिक्वायर्ड किधर है IC2 प्लस में, बस यही और तो है, खास फर्क नहीं। ठीक है, अच्छा इसी तरह वेयर जॉब नॉट इन, ये निकाल के बकाया सब दिखा दो। इसके अलावा आपको ये कहता है कि अगर अभी तो क्या हुआ था कि दो कंडीशंस आई, और जो दो कंडीशन आती हैं तो उसको एंड और के साथ रखा करते हैं, फिर जाके जो भी दोनों जब रिजल्ट्स देते हैं, अब अगर देखा जाए अगर पहली कंडीशन ट्रू है दूसरी फॉल्स है एंड की सूरत में, तो क्या होगा, जवाब फॉल्स आएगा। ठीक है, अगर पहली फॉल्स है और दूसरी ट्रू है तब भी फॉल्स एंड में, अगर दोनों ही ट्रू है तो क्या होगा, ट्रू आ जाएगी। अच्छा ये भी हो सकता है कि पहली ट्रू है और अगली क्या है आपकी नल दे रही कंडीशन, नल कंपेयर हो रहा है, तो उस सूरत में क्या होगा, नल हो जाएगा। तो नल के साथ कोई भी कंडीशन हो तो वो नल हो जाता है। अच्छा अब यहाँ पर ये कहता है कि अगर आपकी दो से ज्यादा स्टेटमेंट बढ़ गई है, दो से ज्यादा कंडीशन, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिया एक से लेके यहाँ, अगर ये कहता है कि अगर आपकी एक स्टेटमेंट है सपोज ये, इसमें 3 कंडीशन, ठीक है, आपने यहाँ पे कहा कि वेयर जॉब इज इक्वल टू सेम प्रेजेंट, और या जॉब इज इक्वल टू एज प्रेजेंट एंड, तो कहते हैं कि पहले कौन सी पड़ेगा, पहले इस रूल्स को देखें। कहते हैं अगर आपकी स्टेटमेंट में अर्थमेटिक, यानी कि अगर आपकी स्टेटमेंट में सब कुछ आ रहा है तो एवेल्युएट क्या, कौन कौन सा पहले ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अगर आपकी स्टेटमेंट में अर्थमेटिक ऑपरेटर है तो पहले वो, सबसे पहले वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एग्जीक्यूट होंगे। अगर आपकी स्टेटमेंट के अंदर कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर तो पहले वो एग्जीक्यूट होंगे, और अगर आपकी कंपैरिजन कंडीशंस हैं तो पहले वो चेक करेगा। चौथे में अगर आपकी इज नल है, ये वाली इज नॉट नल है या नल लाइक है, नॉट इन है, तो ये चेक करेगा। इसी तरह बिटवीन है, नॉट बिटवीन है, वो चेक करेगा, नॉट इक्वल टू, नॉट, फिर एंड, फिर और, सबसे आखिर में जाके क्या पड़ेगा, और। अब यहां पे कहता है कि अगर आपने, अब यहां पे पहले कौन सी पड़ेगा, एंड, ये वाली, पहले वो ये चेक करेगा कि ऐसे एम्प्लॉय जिनकी जॉब 80 प्रेजेंट हो प्लस सैलरी क्या हो 15,000 से ज्यादा हो, फिर जो जवाब आएगा इसका ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, या क्या आएगा, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। तो उस सूरत में अगर ऐसा रिकॉर्ड उसे मिल जाता है कि तो ट्रू आएगा तो ही और चेक करेगा, अदरवाइज और ही करेगा नहीं, हाँ ये है, अगर तो ट्रू आ गया तो वही रिकॉर्ड दिखा देगा, और अगर ये दोनों मिलके फॉल्स आया तो फिर ये वाला पढ़ लेगा। देखिए दोबारा सुने, सबसे पहले उसने क्या पढ़ना है, एंड को पढ़ना है। एक रिकॉर्ड आया, उसने देखा क्या जॉब आईडी 80 प्रेजेंट है प्लस क्या सैलरी है, हाँ अगर है तो क्या होगा, ट्रू हो गया। तो जब ट्रू हो गया तो रिकॉर्ड दिखा देगा, क्योंकि जब ट्रू हो जाएगा तो फिर एक और का पार्ट ट्रू बन गया, और से पहले क्या बन जाएगा, जॉब आईडी इज इक्वल टू सेल रिप्रेजेंट। तो जब आपको पता है कि जब एक पार्ट ट्रू हो जाता है तो दूसरा नहीं पड़ता। अच्छा अब एक सवाल ये बन सकता है कि अगर पहले जब ये पड़ेगा जॉब आईडी 80 प्रेजेंट एंड दूसरा पड़ेगा सैलरी ग्रेटर देन 15,000, तो अगर इसमें से फॉल्स आता है तो फिर एकेडमी जब पड़ेगा। अगर इनका दोनों का मिला के जवाब क्या आता है, फॉल्स आता है, तो फिर यानी कि जिनकी जॉब आईडी सेल रिप्रेजेंट वो भी आ जाएंगे। अब देखें तो ये जो पहला रिकॉर्ड आया कि इसका मतलब है कि ये एक तो 80 प्रेजेंट है प्लस इसकी सैलरी 15,000 से ऊपर है, तो ट्रू होगी तो रिकॉर्ड आ गया, उससे पहले पढ़ने की जरूरत ही नहीं। फिर अब जब दूसरे रिकॉर्ड पे आया, देखा कि क्या उसकी जॉब है, वो फिर ये वाला क्या फॉल्स हो गया ना, तो फिर जब ये है फिर ये वाला ट्रू हो गया, तो सारे यही वजह से उससे मिलते गए, जिनकी जॉब आईडी सेल रिप्रेजेंट, जिनकी जॉब आईडी सेल रिप्रेजेंट। तो मकसद कहने का पहले एंड पढ़ता है अगर आप, और फिर उसके बाद और पढ़ता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पहले और पढ़े फिर एंड पढ़े, फिर क्या लगाएं, पैरेंथेसिस का लगाएं, फिर क्या लगाएं। अब आप यहाँ पे दूसरी कंडीशन जो आपकी थ्योरी है उसमें लॉजिक आगे आपकी चेंज हो गई। वो ये कहता है अगर जिसकी जॉब सेल्स रिप्रेजेंट हो या 80 प्रेजेंट हो, कोई भी हो दोनों में से, लेकिन सैलरी क्या होनी चाहिए,
इसमें रिकॉर्ड ये वाला आपको मिलेगा। तो पेपर में इससे मस्त क्वेश्चन आना है जी कि पहले किसको इवैल्यूएट करता है, ये आपने सीक्वेंस याद करना है। ठीक है, कि अगर आपकी स्टेटमेंट है, ये भी हो सकता है कि वो उस स्टेटमेंट के अंदर अर्थमेटिक वगैरह कॉन्कैटिनेशन भी कर रहा हो, तो फिर आपका वो पूछेगा कि पहले क्या क्या होगा, तो आप बताएंगे अगर अर्थमेटिक है इसी तरह वो आपको चार्ट बना देगा, कौन सा होगा, आप कहेंगे कि ये 1 पहले होगा, उसके बाद 8 होगा, उसके बाद 9 होगा। समझ गए ना? इस किस्म के वो क्वेश्चन पेपर से पूछेगा, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। आगे चलें। आगे आप अपनी स्टेटमेंट में क्या कर सकते हैं, ऑर्डर बाय वगैरह भी आप लगा सकते हैं, कोई भी आप कहें यहाँ पे मैं कहता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी वेयर, ऑप्शन अगर वेयर ना दें आप सिंपल कह रहे हैं, या मैं इसको ये कहता हूँ सेलेक्ट एम्प नंबर, ई नेम, जॉब, सेल, डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम ईएमपी, ऑर्डर बाय, डाटा को सॉर्ट करना है। मैं कहता हूँ सेल असेंडिंग, क्या करे, सारी सैलरी क्या कर दी उसने, असेंडिंग ऑर्डर कर दी। ठीक है, अच्छा अगर आप ये नहीं लिखते तो ऑरेकल अज्यूम करेगा बाय डिफॉल्ट क्या होता है, असेंडिंग ही होता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अगर नहीं भी लिखते तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, असेंडिंग होता है। ठीक है, दूसरा ये कहता है कि अगर आपने इसका एलियस लगा दिया सेल, अगर हमने जैसे ऑर्डर बाय सेल जी, अगर हम ऑर्डर बाय भी नहीं लिखते तो फिर वो ऑर्डर नहीं होता जाएगा, जिस तरह स्टोर हुआ था वैसे वो नजर आता। याद रखें डेटाबेस में डेटा कभी भी ऑर्डर में स्टोर नहीं होता। मिसाल के तौर पे आप ये सोच रहे होंगे कि अगर 1000 एम्प्लॉय एंटर हो गया उसके बाद 1001 होगा, नहीं मैं ये चेक कर चुका हूँ ऑर्डर में से नहीं होता, ये ऑरिजिनल लॉजिक है। मैंने इंडेक्स दिया हुआ था और ऑरेकल डेटाबेस में जो रिटर्न आता था वो डिफरेंट आता था, इसकी वजह से मेरे तो पूरे प्रोजेक्ट में इतना बड़ा इशू हो गया था। हाँ, वो ऑर्डर बाय नहीं दिया ना आपने। ठीक मुझे पता चला, मैंने देखा चेक किया कि कौन सी वैल्यू किसके लिए आती है, ठीक मुझे यहाँ पे पता अच्छा ऑर्डर में सेव होता ही नहीं है। डेटा ऑर्डर में सेव होता है, उसकी एक वजह होती है, एक परफेक्ट लॉजिक है उसकी, वो फिर आपको अगर आप एडमिन कभी कोर्स पढ़ें बीबीए का, उसके अंदर ये चीज क्लियर होती है कि वो क्यों ऑर्डर में स्टोर नहीं करता। ठीक हो गया, तो यहाँ पे ये चीज क्लियर होगी, डेटा को आप सॉर्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर। आप सॉर्ट जो है एलियस में भी कर सकते हैं, सपोज अगर आपने इसका एलियस सैलरी दी है तो आप सॉर्ट जो है वो एलियस पे भी कर सकते हैं, ये है। लेकिन एलियस पे वेयर में एलियस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, पेपर में सवाल आता है। कहीं ये ना करें कि सैल को सैलरी देके और कहें कि वेयर सैलरी जो देते हैं, एलियस का इस्तेमाल वेयर में यूज नहीं होगा, ऑर्डर बाय में यूज हो जाएगा। तो सॉर्ट उसने कर दिया। अब सॉर्टिंग का एक और भी है थर्ड तरीका, आपको पता है कि ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है स्टेटमेंट के मुताबिक, ये तीसरा, ये क्या है, चौथा है, तो यहाँ पे आप नंबरिंग भी दे सकते हैं। फोर्थ कॉलम को सॉर्ट कर, अच्छा ये जो हमने सिलेक्ट किया हुआ उस ऑर्डर के मुताबिक प्रोजेक्शन में, हाँ, जो उसमें जो जितना नंबर कॉलम बन रहा होगा वो नंबर आप यहाँ पे देते हैं। अच्छा, अगर आप देखेंगे सैलरी को क्या करते हैं, मैं कहता हूँ कि डिसेंडिंग ऑर्डर, तो वो क्या कर देगा, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं। ये तो आप अगर अभी मैंने किस पे की है, मैंने सॉर्टिंग अभी जो है वो सेल पे की है ना, मैं सॉर्टिंग किसी भी कॉलम पे, डेट पे, हाई डेट पे, किसी भी कॉलम में कर सकता हूँ। कुछ वही नहीं कि मैं सिर्फ अल्फाबेटिकली न्यूमेरिक कॉलम पे करूँ, आप किसी भी कॉलम पे सॉर्ट करें। अच्छा ये ऑर्डर जो है ये जब हम अल्फाबेटिकली है ना, ये एबीसी के हिसाब से। जब हम टेबल क्रिएट करते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे जैसे हम लिखते जाते हैं कॉलम के नाम, उसी तरह से वो वही बुनियाद रहती है, तो कोई चेंज नहीं होती, वो ऑर्डर वो भी चेंज नहीं होता। जो टेबल जब आपने बनाया तो जो कॉलम बता दिए वैसे ही रहेंगे। तो हम जो नया ऐड करेंगे वो एंड में आ जाएगा, एंड पे आ जाएगा। तो अगर हमें चेंज करना है सिलेक्ट में है, सिलेक्ट में आप जैसे मर्जी, सिलेक्ट इसी पर्पज के लिए कि जिस व्यू में आप देखना चाहते हैं डाटा, उस व्यू में आप जैसे मर्जी देखें। अच्छा, अभी हम जो कॉलम है, जो सॉर्टिंग है, वो चाहे न्यूमेरिक, कैरेक्टर, डेट, किस भी कॉलम पे है ये ऑर्डर बाय हमने नेम कर दिया, ठीक है, जैसे एस पहले आया, इसके बाद किसी और चीज को भी चेक करेगा। हाँ, वो जो है वो फिर आपका है दूसरा कॉलम पे सॉर्टिंग, मल्टीपल कॉलम सॉर्टिंग। वो क्या है, वो भी देखेंगे। सिलेक्ट
बाय डिफॉल्ट से वो बस हाँ वो कंडीशन उसी को ऑफ अप्लाई करेगा, करके दूसरे वो को चेक नहीं करेगा। जी डिपार्टमेंट नंबर ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट नंबर डिसेंडिंग और सेल असेंडिंग मल्टीपल कॉलम। मैंने कहा कि ऑर्डर डिपार्टमेंट को डिसेंडिंग कर दो कॉमा सेल को असेंडिंग कर दो। कैसे होगा भाई, डिपार्टमेंट तो सारा शॉर्ट नजर आ रहा है, डिसेंडिंग में आ रहा है 30 20 का, फिर उसके अंदर जो आपको सैलरी है वो नजर नहीं आ रहा, नहीं नजर आ रहा, लेकिन वो फर्दर अपने ग्रुप के अंदर वो असेंडिंग में है। ग्रुप बन गया। अब इसी तरह 20 में अपने जो ग्रुपिंग में है तो वो ग्रुपिंग पे फिर असेंडिंग करता है, जो भी करता है। इसी तरह आप उसके रिवर्स भी कर सकते हैं कि डिपार्टमेंट नंबर असेंडिंग एंड सेल डिसेंडिंग। अच्छा, अगर हम असेंडिंग का कीवर्ड हटा देते हैं सिर्फ बाय डिफॉल्ट असेंडिंग जाएगा। सॉर्टिंग भी हो गया, एलियस भी करवा दिया। आप अगर कोई एक्सप्रेशन लगाते हैं, सेल पूरे साल की सैलरी एनुअल लगाया तो उसको भी सॉर्ट करवा, यानी कि जो एक्सप्रेशन बनेगी उसको भी सॉर्ट करवा। आगे है सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल। अभी क्या होता है कि आपकी कभी रिक्वायरमेंट होती है ऐसे जिनकी सैलरी ये हो, डिपार्टमेंट ये हो, लास्ट में ये हो। अगर जब आप कहते हैं कि ऐसे एम्प्लॉय, मैं कहता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP where डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 20, तो 20 के एम्प्लॉय आ जाएंगे। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि सब कुछ सही वही है, सिर्फ फर्क क्या हो रहा है, खाली ये चीज चेंज हो रही है ना बस। तो क्या पूरी स्टेबल कहीं चेंज हो रही है, सिर्फ खाली क्या हो रही है, जो आपकी जो वेट क्लॉथ की जो वैल्यू वाली पार्ट है ना, वैल्यू वाला पार्ट वो चेंज हो रहा है। तो मैं कहता हूँ 40 दिखा दे। तो बात तो नहीं होता है कि ये गलती से कोई विंडो ये वाली बंद हो जाती है। अच्छा, तो जो भी है तो उसके लिए कहता है ऑरेकल कि आप वेरिएबल का इस्तेमाल करें, जिसको बोलते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे ये कहता है कि आप उस वेरिएबल, अगर तो आपकी न्यूमेरिक वैल्यू है तो फिर कोड्स नहीं लिखेंगे, जस्ट एम्परसेंड और कोई भी नाम वेरिएबल का। ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूँ डेप्थ नंबर, या मैं यहाँ पे कहता हूँ वी डेप्थ नंबर, कोई भी नाम भी दे दे, मैंने वी डेप्थ नंबर दे दिया। जब मैं इसको करूंगा तो अब आपसे क्या प्रॉम्प्ट करेगा, मैं कहता हूँ यहाँ पे मुझे किसका रिकॉर्ड दिखाए, 10। मैं कहता हूँ यहाँ पे रिकॉर्ड किसका दिखाए, 20 का। जब आप यही अफेक्ट करेंगे IC2 प्लस पे, तो वहां पे जब आप एक प्रॉम्प्ट की एक अलग पेज आएगा। इनकी डाटा टाइप नहीं डिफाइन करने की जरूरत होती, बाय डिफॉल्ट कैरेक्टर होती है। ठीक है, तो हाँ, जब आप इसको IC2 प्लस पे देखेंगे ना आउटपुट इसका, लेकिन अभी यहाँ पे कैरेक्टर तो यहाँ पे तो हमारे पास न्यूमेरिक है ना, बेसिकली वो जिस तरह का है उसी तरह का बन जाता है। अच्छा, एक और बात मैं कहना चाह रहा हूँ, IC2 प्लस पे जब आप ये वाला बिहेवियर देंगे ना, वहां पे आपको एक प्रॉम्प्ट का एक अलग पेज आएगा, जैसे ये वेरिएबल सेशन के लिए होते हैं, मुझे करना चाहिए कि वेरिएबल परमानेंट नहीं, ये सेशन था इसका, वो परमानेंट उसका और तरीका है, वो जब आप पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग टेबल बना गया था और उसमें वैल्यू सेव कर दी। ठीक है, जो ये किया था वो तो सेशन एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाता। अच्छा, यहाँ पे आप कहीं भी इसको कहता है सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि 40 का रिकॉर्ड, तो एक जेनेरिक हो गई ना। आप ये भी कर सकते हैं कि वेयर जब अगर आपका करैक्टर होगा, सपोज ये ईमेल लगाना चाह रहे हैं, फिर आप इसको कोर्स में करें, नाम कोई भी हो सकता है, फिर आप इसको चाहे डेट हो या करैक्टर हो, सिंगल कोर्स में बनाना है। और इसकी लाइफ बहुत सिर्फ जब आपसे प्रॉम्प्ट करेगा, स्टोर करेगा और उसको वहां पे यूज कर लेगा, खत्म। ठीक है, यहाँ मैं कहता हूँ मिलर, तो मिलर बहुत, यहाँ मैं कहता हूँ आसन, कोई नहीं है एम्प्लॉय, यहाँ कहता हूँ स्पॉट, यहाँ मैं कहता हूँ मिलर का। तो क्या होगा कि अगर आपकी पूरी सारी स्टेटमेंट ऑफ लॉजिक पूरी सेम है सब में, सिर्फ खाली चेंज क्या हो रहा है, ओनली जस्ट सिंगल वैल्यू, तो आप ये भी कर सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि आप कर लें, हाँ आप मल्टीपल यूज कर लें। आप ये कह लें कि वेयर डिपार्टमेंट नंबर
एम्परसेंड अगर कोर्स में लगा भी दें तो कोई मसला नहीं। हम 2 वेरिएबल यूज करते हैं। हाँ 2 कर सकते हैं। डिपार्टमेंट नंबर मैं यहाँ पे जॉब इज इक्वल टू एम्परसेंड जॉब। अब आपसे क्या करेगा, 2 दफा प्रॉम्प्ट करेगा ना पूरा 20 डिपार्टमेंट, फिर कहता है जॉब क्या है ना लिस्ट। अच्छा एक और करें जो आपसे ना, जो मैंने आपसे ले लेगा ना, तो वो देते हैं आपको कंफर्मेशन की ओल्ड लाइन ये थी, लाइन नंबर 3 ये लाइन थी, तो उसमें ये रिप्लेस कर दी, इसकी ये बना दी डेटा नंबर 20। इसी तरह उसने ये कहा कि ओल्ड ये थी 4th लाइन और नई ये लाइन बन गई, वो रिकॉर्ड आ गया नीचे। अच्छा ये जरूरी नहीं कि इसका इस्तेमाल आप वेयर में करें, आप ये भी कर सकते हैं सिलेक्ट एम्प नंबर ई नेम और एम्परसेंड कॉलम, यहाँ पे कोड से लगाएंगे जब आप सिलेक्ट में यूज करेंगे, चाहे करेक्टर हो चाहे नंबर हो। ठीक है, यहाँ पे कहता हूँ एम्परसेंड कॉलम 2 फ्रॉम EN। आप रन टाइम में कोई भी कॉलम कमीशन सेल, आप रन टाइम में कोई कॉलम जॉब। अच्छा इसको हम एलियास की जगह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आप अगर कहते हैं एम्परसेंड फ्रॉम व्हाट एम्परसेंड हाँ एम्परसेंड, ठीक है। यहाँ मैं कहता हूँ एम्परसेंड टेबल, क्या करें टेबल पूछेगा, ठीक हो गया। इवन के आप पूरी फ्लैग स्टेटमेंट कॉलम्स एम्परसेंड टेबल एम्परसेंड वेयर, क्या बता एफ नंबर नेम जॉब सेल डिपार्टमेंट टेबल, हाँ EMP और कंडीशन इनका डिपार्टमेंट 20 है एंड जॉब इज इक्वल टू, देखने टोटल कंडीशन ही हमने उसमें स्टेटमेंट आपकी पूरी फ्लेक्सिबल होगी। अच्छा ये जो कंट्रीब्यूशन आ रही है ना, इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं, शो वेरीफाई क्या है, अभी के ऑन है, मैं कहता हूँ सेट वेरीफाई ऑफ। अब आपसे मैं कहता हूँ एम्प नंबर, ये वेरीफाई सिर्फ इसको वेरीफाई करने नहीं नहीं नहीं, अब देखें जरा ENAME जॉब सेल EMP वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 20, इसमें ये फर्क ये मैं वो यहाँ पर वेयर में ना, यहाँ पर वेयर दे देना। चलो दोबारा करते हैं एम्प नंबर ENAME जॉब सेल एंड डिपार्टमेंट EMP डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 30। अब देखें इसमें आपसे वैल्यू पूछता गया है, जो आपकी लाइन ओल्ड लाइन एंड न्यू लाइन वो नहीं आ रही, क्योंकि मैंने क्या कर दिया सेट वेरिफिकेशन जो पहले आ रही थी ना साथ साथ वो मैंने ऑफ कर दी, तो ये क्या है C2 प्लस कमांड प्रॉम्प्ट करेगा, वैल्यू आप पुट करेंगे और वो कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, जॉब टाइटल पूछ रहा है, प्रॉम्प्ट कर रहा है, दो दफा पूरी आपने वेयर दे दी पूरी, इसमें भी है वेरीफाई, हाँ इसमें भी है, तो वो फिर आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आप, अच्छा आगे है एक तो है सिंगल एम्परसेंड, ठीक है, आगे है यूजिंग अ डबल एम्परसेंड। सिंगल से आपको मालूम हो गया, सिंगल को सिलेक्ट में, वेयर में, फ्रॉम में, वेयर में, जहां मर्जी चाहे यूज कर सकते हैं। अब जो है आपका सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP वेयर ENAME इज इक्वल टू, मैं यहाँ कहता हूँ कोई भी नाम, सपोज नेम दे देता हूँ, G नेम दे देता हूँ, लेकिन शुरू में लगाऊंगा डबल एम्परसेंड। वेरिएबल जिस मर्जी केस में हो कोई मतलब नहीं, ऊपर भी वेरिएबल चाहे लोअर अपर में हो। अब इसका पहले हम वेरिएबल नेम केस सेंसिटिव नहीं है, डाटा जब लिखते हैं डायरेक्ट वो केस सेंसिटिव होता है। तो ये यहाँ पे डबल एम्परसेंड G नेम, तो ये डबल मैंने वैसे तो मैं सिंगल लगाता होता हूँ,
तो अगर सिंगल लगाऊं तो आपसे पूछे क्या नहीं, मैं कहता हूँ मिला। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे डबल लगा देता हूँ तो तब क्या होता है? यहाँ पे मैं अगर डबल लगा देता हूँ, फिर देखते हैं क्या करता है। यहाँ पे F4 और ये मैं यहाँ पे कोई भी नाम सपोज यहाँ पे दे देता हूँ स्कॉट, स्कॉट, और जब एंटर करता हूँ तब भी तो फर्क क्या हुआ? उसमें भी प्रॉम्प्ट कर रहा था, चाहे सिंगल हो चाहे डबल हो, लेकिन जब मैं उसको दोबारा रन करूंगा दोबारा प्रॉम्प्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो इस सेशन में स्टोर कर लेता है। ठीक है, अगर इस चीज को कंफर्म करना है कि क्या वाकई में स्टोर कर लेता है, तो फिर आप डिफाइन की कमांड एंटर करें। ये देखिए, ये तो उसके अपने वेरिएबल्स है ना, अपने एनवायरनमेंट के सारे में डिफाइन किए हैं। जब स्टार्ट होता है ना सीक्वेंस का तभी डाल देगा, लेकिन हमारा जो ऑटोमेटिक डिफाइन हो गया वो ये है। ठीक है, उसकी स्कॉट वैल्यू इसके अंदर और करेक्टर है। अब इसका फायदा ये हो जाता है कि जब आप सपोज कहा वेयर ईएमपी सारे रिकॉर्ड, लेकिन अभी तक वो वेरिएबल एग्जिस्ट करता है, आप कोई और स्टेटमेंट इस सेशन पे इवन कि आप कनेक्ट हो जाएं किसी और से, ठीक है, और अब डिफाइन करें वो रहता है। ठीक है, दोबारा होगा तो यहाँ पे, तो जब मैं डिफाइन यहाँ करता हूँ तो जब तक सेशन बंद नहीं करूंगा ये नहीं जाएगा। डिफाइन जो है हमारे पास ये डबल एम्परसेंड से वो ये होता है कि अगर उसके एनवायरनमेंट में वो वेरिएबल पहले नहीं बना हुआ तो आपसे प्रॉम्प्ट कर लेगा। ये तीनों डिफाइन जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको शो करने के लिए। हाँ बिल्कुल, ठीक है, लेकिन ये है कि जो एम्परसेंड डबल एम्परसेंड अगर उसमें नहीं बना हुआ तो वो एकदम जरूर प्रॉम्प्ट करे। अच्छा, अब यही कंडीशन उतार जो मैंने दी थी पहले दी थी, अगर मैं दोबारा देता हूँ और क्योंकि मुझे पता लग गया कि ये पहले बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, बना हुआ ना, तो अब देखते हैं प्रॉम्प्ट करता कि नहीं करता। वो नहीं करेगा क्योंकि वो ऑलरेडी स्टोर है। अच्छा चले, हमारा बहुत दिमाग काम करता, हम ये कहते हैं कि सिंगल कर दूं तो हाँ वो तब भी नहीं मांगेगा, क्योंकि ये वेरिएबल एक दफा बन गया है, उसमें स्टोर है, उसी को एज ए रेफरेंस कर लेता है। जब वो एक दफा जब स्टोर कर लेता है, अगर चाहे वो डबल से कर लो चाहे सिंगल से कर लो, वो एज ए रेफरेंस मांग लेता है। ठीक है, तो अगर हमें इसकी वैल्यू तो फिर इसके लिए फिर आपको अनडिफाइन करना पड़ेगा। अनडिफाइन का नाम रखा आपने जी, अब आप डिफाइन करें, खत्म हो गया। अब आप जब ये करेंगे ना तो अब आपसे ये प्रॉम्प्ट करेगा। अगर आप ये वाला यूज करेंगे तो ये सिर्फ बार बार प्रॉम्प्ट करता रहेगा, क्योंकि जब आप ये करेंगे तो ये स्टोर भी कर लेगा, प्रॉम्प्ट भी कर लेगा। ठीक है, इसी तरह चाहे तो आप मैनुअल डिफाइन की कमांड से भी कर सकते हैं। सपोज तो मैं एक बना रहा हूं वेरिएबल जी सेल सिंपल, बस जी सेल और उसमें वैल्यू आप उसमें कोई टाइप नहीं देनी इसकी, क्योंकि इससे जो भी चाहे आप खुद से डिफाइन करें चाहे वो उससे डिफाइन हो, कि टाइप क्या होनी कैरेक्टर होंगे। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि सैलरी जो है वो 3000 डिफाइन हो गए। ये डिफाइन में खुद से भी कर सकता हूँ डिफाइन की कमांड पे। तो जब आप डिफाइन देखूंगा या अगर वेरिएबल का नाम पता तो उसका नाम डायरेक्ट पता कर, या वैसे लिखेंगे सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें डिफाइन हो गया। अब आप जब आप इसको कहीं भी पूरी स्टेटमेंट में कहीं भी आप कहें वेयर सेल लेस देन, चाहे डबल से यूज करें चाहे सिंगल से यूज करें, वो फिर जो इसमें जो वैल्यू स्टोर है वो पकड़ लेगा। क्या स्टोर है इसमें? जी सेल। प्रॉम्प्ट किया उसने? नहीं किया। ये है आपका सिंगल एम्परसेंड एंड डबल एम्परसेंड। ठीक है, डिफाइन से आप डिफाइन भी कर सकते, जैसे ये मैंने डिफाइन किया 2000, फिर उसको यहाँ पे एज ए रेफरेंस कर लिया। अनडिफाइंड ये काम कहाँ कर सकते हैं? आईसीसी प्लस पे। वेरीफाई मैंने बता दिया, ओल्ड एंड न्यू वो वाला जो आप पूछ रहे थे करेगा। ठीक है, वेरिफिकेशन है। अब पढ़ते हैं अगला चैप्टर।